सर जी नमस्कार। आज तेरा तुझको अर्पण अंतर्गत यूथ मिशन डेवलपमेंट द्वारा आजनो दिवस एटले के समग्र विश्व में भारते जे गौरव प्राप्त कर्युं एवो कारगिल विजय दिवस अने आजना दिवसे आपणी साथे आपणे गौरव थाय के ए समये 1999 में जे काश्मीर बॉर्डर पर अपनी साथे कर्नल MS जोहर रिटायर फ्रॉम राजपूताना राइफल्स जो अपनी साथे छे। सर जी नमस्कार, आपनु हार्दिक स्वागत करीए छीए। अने आजे आपने जे कारगिल विजय दिवसनी जे शौर्य गाथा छे के युद्ध केवी रीते थयुं, युद्ध में शुं शुं थयुं अने आवता दिवसोमां जे रीते भारत आत्मनिर्भर तरफ जई रह्युं छे, जे रीते समग्र बॉर्डर उपर जे समग्र भारतनी सरहदों उपर जे मूवमेंटो चाली रही छे अने जेना कारणे आजे आपणा माननीय वडाप्रधान श्री नरेन्द्र भाईए समग्र विश्वमां जे रीते आ भारतने गौरववंतु स्थान अपायुं छे ए आपणी शक्ति वधी छे, त्यारे आवा महानुभावो के आपणे गौरव लई सकीए के जेओ सरहद पर काश्मीरनी बॉर्डर पर जेओ रही अने ए समये जे आ कारगिलनुं जे युद्ध हतुं एमां शुं शुं थयुं अने एमां कई रीते आपणे विजय मेळव्यो, केटलाय शहीदो जे थया छे शहीदोने पण आजना दिवसे हूँ श्रद्धांजलि अर्पुं छुं अने आजनी मुहिम माटे माननीय श्री MS जोहर साहेब ने विनंती करूं छुं कि आप आजना कार्यक्रमनो प्रारंभ करो। अनेक युवानो अनेक लोको समग्र देशना आपणी आ फेसबुक लाइव ऑनलाइन जे थई रह्युं छे एमां जोड़ाई अने समग्र जे आजनो दिवस छे ए विजय दिवसनी आपणे सौ उजवणी करीए। आजना विजय दिवसे माननीय MS जोहर साहब ने विनंती करूं कि आप विराजमान थो अने आजनो आपणे कार्यक्रमनो प्रारंभ करीए। थैंक यू हितेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आज के शुभ अवसर कारगिल के विजय दिवस पे हमें मौका दिया कि हम इस पे आके आपके साथ अपने देशवासियों के साथ चंद एक लम्हे शेयर कर पाए। आपका जो इस समय मुहिम चल रहा है आत्मनिर्भरता पे, इसके ऊपर मैं टुवर्ड्स द एंड आपका अभिनंदन करूंगा कि किस प्रकार से आप आगे बढ़ रहे हैं। बहरहाल जहां तक कारगिल दिवस का सवाल जाता है तो मैं चंद एक मिनट आपके कारगिल के युद्ध के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि आज से 20-22 साल पहले किस प्रकार से ये आरंभ हुआ और किस प्रकार से हमने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, देवी और सज्जनों, in next few minutes I'll deal on with how this whole battle began and how we eliminated the enemy in a shortest possible time and how we won this battle. ये जंग जो कारगिल का था, ये कोई 1999 में एकदम से नहीं उभर आया था। ये कोई 1-2-4 महीने की तैयारी नहीं थी पाकिस्तान की जो हमारे साथ ये जंग कर बैठे थे। ये बात जाती है 1984 की। In the year 1984, to pick up some posts in Siachen Glacier, which is an Indian territory. That was the time the Indian Army rose to the best of its levels. में हमने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया और इनको कुछ ही दिनों में खदेड़ के पीछे मारा। अब वो दास्तान जो 1984 की है, उसमें बाना सिंह जैक लाइट इन्फेंट्री को, सूबेदार साहब को परमवीर चक्र तक मिला। ये वो प्रूव करता है कि पाकिस्तान इस समय आज कोई नई चीज नहीं कर रहा। हमारे देश को किसी भी तरह से हानि पहुंचाने का इनका जो योगदान है वो बहुत पुराना रहा है, चाहे वो 1947 हो, 65 हो, 71 हो
या 99 हो, और या मुजाहिदीन जो हमारे अंदर ये बार बार लगातार भेजने की कोशिश करते रहते हैं। 84 में सियाचिन का जब मसला हल कर दिया गया तो इनको समझ नहीं आया कि करना क्या है, और उस समय इनके जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे जियाउल हक साहब। दैट वाज द टाइम द military leaders went to Mr. Ziaul Haq and gave him a plan called the Kargil plan. Now this Kargil plan was conceived in the year 1984. It's not a new plan. However, when the military leadership went down to Mr. Ziaul Haq and said that we want to do some Kargil plan, he heard the plan and said no, because that was the time when Afghanistan was open to him and he did not want to open a front with India. The plan got shelved. 1984 to 1998, when those senior military leaders who were there became very senior, and one of them became the chief of the army staff of the Pakistan, General Pervez Musharraf. When General Musharraf became the chief, he then had again masterminded along with his couple of close aides, and they were General Aziz, who was the head of the Kashmir, the head of the ISC movement, the head of the Mujahideen movement across the country and along the line of borders with India, and thereafter General Mahmood, who was the 10 Corps commander, and Brigadier Javed, who was the commander of the North Light Infantry, which is the army of Pakistan, which is right across the LOC on the Kargil borders. They conceived the idea again. They didn't make some new plan overnight. They simply picked up the old 1984 Kargil plan, dusted it a bit and polished it a bit, and went on to executing this plan. Now, the only point here was that they never went to their political leaders this time. It was a secret mission to launch this Kargil plan. I'll not go too much into detail. However, they sent the North Light Infantry commander, who was Brigadier Javed, to go and recce that what is the position in Kargil. Now, ladies and gentlemen, here is the point that we have a tactical posture called the summer posture and a winter posture. During the summers, we sit on the mountains, we occupy all our posts and we're right there. However, in winter posture, it is a mutually decided signed of pact, which was called the 1971 Shimla, कि हमारे लोग फौज के जब सर्दियां बढ़ जाती हैं, जब उस समय मौसम का कहर बहुत हो जाता है। यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि द्रास एक ऐसी जगह है जो दुनिया की सेकेंड कोल्डेस्ट प्लेस बन जाती है विंटर्स में। द टेम्परेचर्स गो डाउन टू -60। तो इस समय जो मौसम का कहर होता है, तो जो पहाड़ियां होती हैं रेंजिंग बिटवीन 16,000 to 18,000, it is not very easy to survive on those mountains for the soldiers. So as per the pact, we get down and we in a phased manner fall back to our base, and surveillance is conducted on these posts on monthly patrols or the bi-monthly patrols. The important point yahan pe ye hai janab कि in the summer of 1998 and 1999, when the winters were approaching, as per the Shimla Pact, as per the mutual agreement, both the countries should have withdrawn their troops down to the base. India, being a disciplined army, a secular democratic country, follows the rules and regulations to the core. We came down. Pakistan did not. First point. Now I would come back to the point where Brigadier Javed of Pakistan went down to recce the mission on the Kargil borders as to what are the position of the bunkers of the Indian army, whether they are empty, whether they are occupied and things like that. So they carried out a recce और इनको पता लगा कि इनको हुक्म मिला कि 10 और बंकर आप पकड़ दीजिए. So he went there, he recceed, and
ही गॉट द इंफॉर्मेशन कि 10 बंकर क्या पकड़ने हैं, यहां तो सारे खाली हैं, जितने कहोगे पकड़ लेंगे. सो दैट इज द टाइम दैट ही गेव information that I need more force for this. Now, which was the force? These team of 4 generals decided that they cannot officially come and occupy the Indian bunkers because it would have been the line of control का उल्लंघन हो जाता. It would have been a war. So how do they occupy the bunkers? So they made a plan कि let's pick up 200 jawans of Northern Light Infantry of Brigadier Javed, dress them into मुजाहिदीन और उनको मुजाहिदीन की तरह काले सलवार कमीज और कुर्ता पजामा पहना के उनको आप भेज दीजिए. ओके, तो 200 people, 200 jawans of the North Light Infantry of Brigadier Javed were dressed into Pathani suits and were acting like mujahideens and came and occupied the Indian bunkers. When they occupied this, that is the time they felt that there is a need to occupy, or there is a chance to occupy more bunkers. So they kept asking for force, और जवान आते गए और फोर्स आती गई, ये बंकर ऑक्युपाई करते गए. और हैरानी की बात यह है कि इन्होंने 140 बंकर ऑक्युपाई कर दिए across about 130 square kilometers of an area. Now I would like to take you a little back on the last year, that is not 99, go back to 98, when the BJP government came into power and Mr. Atal Bihari Vajpayee took over as the Prime Minister. We had to prove something to the world that yes, we are also a growing power and probably, rising up as a nation, and we are coming into power with the developed nations. So in May 1998, to be precise, on the 13th of May 1998, India conducted a nuclear test in Pokhran. And precisely 15 days down the line, on the 28th of April, Pakistan conducted a nuclear test. Okay, that's a normal routine matter that you test your weapons, you test your force capability and how you're growing. In February 99, there was a bus samjhota to be carried out. अब बस समझौता था कि अटल बिहारी वाजपेयी बस में बैठ के लाहौर गए with his own team of ministers, और अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने वहां पे कहा अपने भाषण में कि हम एक शांति पूर्वक, एक पीस लविंग एनवायरमेंट चाहते हैं इस इलाके में. Now, when we wanted a peace-loving environment, probably the state of the country of Pakistan did not want, because उस समय जब ये बस समझौता हो रहा था, पाकिस्तान में बहुत सी जगह दंगे फसाद हो रहे थे क्योंकि उनका देश ये चीज चाहता नहीं था. अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने उस समय कहा कि बहुत वक्त बिता दिया है हमने दुश्मनी में, अब दोस्ती को भी मौका दिया जाए. वी स्पेंट इनफ टाइम बीइंग एनिमीज ऑफ ईच अदर, लेट्स स्पेंड सम टाइम टू डेवलप द फ्रेंडली रिलेशंस फॉर ईच अदर. अब यह बात हो रही है फरवरी 1999 में, और अक्टूबर 98, नवंबर 98 पाकिस्तान के जनरल्स ऑलरेडी कारगिल की तरफ हरकत कर रहे हैं, रेकी कर रहे हैं. मार्च 1999 में लाहौर समझौता या लाहौर पैक्ट साइन हो जाता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और जनवरी 1999 में ये कारगिल के बंकर्स हमारे ऑलरेडी ऑक्युपाई कर चुके होते हैं. फरवरी में हमारा बस समझौता हो रहा है और ये बंकर ऑक्युपाई कर रहे हैं. वेयर इज द कोरिलेशन ऑफ फ्रेंडशिप, फ्रेंडली रिलेशनशिप्स? अब वक्त आता है कि इनके डेवलपमेंट शुरू हो गई. फरवरी 99 से लेके मई तक ये लोग अपने आप को वहां डेवलप करते गए, एमुनेशंस, लॉजिस्टिक्स, सप्लाईज एंड व्हाट नॉट.
India is a blessed country. We are spiritually blessed. And how? Because on that first week of May, the few Bakarwals, like we have the shepherds around the place here, कुछ बकरवाल अपने याक चराते हुए उस इलाके में घूम रहे थे और उनमें से एक के पास बहुत अच्छी बायनोकुलर्स थी. So while searching the area, one of the animals probably would have got lost. So he picked up the binoculars to see as to where is his yak gone. And when he was searching for his animal, he saw that on the mountain, वहां पे पठानी सूट काले रंग का पहन के कुछ लोग खुदाई कर रहे हैं, कुछ और इक्विपमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं. इन्होंने थोड़ा और गौर से देखा तो पता चला कि कुछ आदमी हरकत हो रही है पहाड़ी पे, लेकिन कौन है यह पता नहीं था. Coming to the point, they come back, they inform the army that we have seen some movement there. That is the first time we came to know that the action on our side of the bunkers is happening, but who is there was not known. Up, we sent our recce patrols. So from the first week of May till about third week or the end of the third week of May, we have sent enough recce patrols to find out what's going on. The first patrol went under Lieutenant Saurabh Kalia. And for 22 days, the patrol didn't come back. Enough patrols went, बहुत से लोग patrols गए, recce patrol गए, आए, injuries होती रही, casualties होती रही, लेकिन ये मालूम नहीं पड़ रहा था कि हो क्या रहा है. Now this is the time we had to be a little more aggressive to find what's happening. And when we started this, we received the bodies of the patrol which went with Saurabh Kalia, and to our horror, the bodies were mutilated, eyes taken out, ears pierced, limbs cut. This is what our friendly neighbor wanted to do to us. And that was the time to plan the action. However, that is the time we wanted to get into a little bit of a aerial support to check as to what's going on. The first aerial flight was taken out by Flight Lieutenant Nachiketa, which went across, and from the top of the hill, he got hit by a Stinger missile and he had to eject. And he ejects and falls into the enemy territory. वो PW बन गए जी वहां पे. उनको बचाने के लिए स्क्वाड्रन लीडर आहूजा का जहाज पीछे से जा रहा है, उसको दूसरी स्टिंगर मिसाइल लगती है, लेकिन वो जहाज खत्म हो जाता है, शहीद हो गया इस वजह से. नाउ दिस वाज द टाइम वी वांटेड मोर इंफॉर्मेशन. तो हमने एरियल रेकी का एक उस समय प्लान हुआ कि स्क्वाड्रन लीडर पेरूमेल आगरा से कैनबरा जहाज लेके ऊपर उड़े. उस समय हमारे को डेप्थ्स ऑफ द एनिमी क्या पिक्चर्स मिल जाती हैं और पता लग जाता है होता क्या है. वो जहाज लेके पिक्चर्स लेके वापस निकले तो उनको भी एक स्ट्रिंगर मिसाइल ने हिट किया और उनका एक इंजन हिट हो गया. लेकिन बड़ी बहादुरी दिखाई साहब, एंड पेरुमल साहब जाके आगरा लैंड कर गए. उस समय जो पिक्चर एनालाइज हुई ऑन द लार्जर स्केल, वी केम टू नो दैट वो मुजाहिदीन नहीं थे, वो पाकिस्तान आर्मी के ही लोग थे, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा एमुनेशन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, वेपन्स, एंड द फोर्स लेवल वाज वेरी बिग. यहां से हमारा अटैक प्लान होता है कि हम हमारे कमांडर्स एंड हमारे लीडरशिप plans a different kind of an assault on these mountains. So as per the regular drill, we carried out our missions and we wanted to go up, check out, evict the enemy. इस समय उन पहाड़ियों की हालात, they were occupying the heights, खड़ी चढ़ाई, acute angles, कोई जा ही नहीं सकता. वो ऊपर से कंकर भी फेंकेगा तो नीचे आपको चोट लगेगी. It was practically not possible to get along on those heights and try and evict it. It is here that on this day of the 22nd of May that they launched Operation Vijay as the official operation to evict the enemy from there, and Air Force launched their
their separate mission called the Safed Chadar. The aerial support along with the artillery support that we built up was the only survival for the people to go up. Rest is history how the Indian Army evicted the Pakistan Army within 60 days of the battle. We started the battle, we announced the issue on the 26th of July, and on the we started on the 26th of May, and on the 26th of July, in 60 days, we evicted the enemy from there, which had prepared for a few years of planning and few months of execution to come and sit there. We lost 527 people dead. 527 लोग शहीद हो गए. सही कहा जाता है कि हिस्ट्री कलम और पेन से ही नहीं लिखी जाती, हिस्ट्री खून से लिखी जाती है, इतिहास खून से लिखा जाता है. और हमारे जवानों ने, हमारे ऑफिसर्स ने यह प्रूव करके दिखाया कि मातृभूमि पे जो भी नजर उठाएगा हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे एंड उसको वापस खदेड़ के फेंकेंगे. यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारे युवा अफसर थे, जो युवा जवान थे, उन्होंने इस जंग में इतना बढ़िया रोल प्ले किया कि जो कि काबिल तारीफ था. अगर आप हिस्ट्री को देखें तो 22 और 25 साल के जो ऑफिसर थे, 22 और 25 साल के जो जवान थे, उनमें इतनी स्पिरिचुअल ताकत आई, इतनी आत्मनिर्भरता आई जंग में कि उन्होंने अपनी जवानी का, अपनी सेहत का, अपनी सेफ्टी का परवाह ना करते हुए दुश्मन को 60 दिन में खदेड़ के पीछे मारा. अब मैं आपको चंद एक उदाहरण देता हूं कि किस प्रकार से हमारे युवा अपने को वहां पे लीडरशिप रोल में लाते थे. आई हैव टू रेफर टू माय नोट्स अ लिटिल. Vijayant, Lieutenant Vijayant writes a letter to his parents. I'll read it out for you so that सभी को पता चले कि किस प्रकार एक हिंदुस्तान का ऑफिसर अपने देशभक्ति में इतना गुम हो जाता है कि उसको और कुछ याद नहीं रहता उस वक्त. He writes his last letter to his parents. Dear Mummy and Papa, Birdie and Granny, by the time you get this letter, I'll be observing you from the sky and enjoying the hospitality of Apsaras. I have no regrets. In fact, even if I become a human being again, I will join the Indian Army and fight for my nation. विजयंत साहब ने जो लास्ट खत लिखा, उसमें यह लिखा अपने मदर फादर को कि मैं, जब तक आपको यह खत मिलेगा, मैं आसमान में जाके अप्सराओं से बातें कर रहा हूंगा या उनकी हॉस्पिटैलिटी एंजॉय करूंगा, और अगर मैं दोबारा इंसान बन गया, मैं अपनी रेजिमेंट में आऊंगा और फिर देश के लिए लड़ूंगा. अब ये आसान काम नहीं होता है. और इनकी उम्र उस समय 22 साल थी. पांडे साहब ने अपनी डायरी में लास्ट में लिखा था, इफ डेथ स्ट्राइक्स बिफोर आई प्रूव माई ब्लड, I promise I will kill death. पांडे साहब कह गए कि अगर मेरे खून की शक्ति प्रूव करने से पहले अगर मौत मेरे सामने आ गई तो मैं मौत को गोली मार दूंगा. 23 साल का बच्चा था. विक्रम बत्रा ने एक नहीं, बार बार लगातार इतनी विजेता हासिल करी कि पाकिस्तान की आर्मी घबराने लगी और इनको कोड वर्ड दे दिया शेरशाह. तो शेरशाह जब रेडियो फ्रीक्वेंसी में आता था तो पाकिस्तान की आर्मी कांपती थी कि फिर आ गया यह दोबारा से. विक्रम बत्रा अपने कारगिल जंग से चंद दिन पहले छुट्टी जाता है
और अपने दोस्तों के पास बैठा होता है। कारगिल की जंग शुरू होगी तो उसके दोस्त कहते हैं कि विक्रम भाई, अभी आप वापस जा रहे हैं, कारगिल युद्ध शुरू हो चुका है, तो आप अपना ध्यान रखिएगा। तो उस समय विक्रम बत्रा अपने दोस्तों को कहता है कि मेरे पास सिर्फ 2 ही उपाय हैं। या तो मैं अपना तिरंगा उस पहाड़ी पे जाके लहरा दूंगा, या मैं तिरंगे में लिपट के वापस आ जाऊंगा। He got Paramveer Chakra in this operation. This is our youth. This is our youth, young leadership. सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव, उस समय इनकी उम्र 22-23 साल थी, 2.5 साल की नौकरी थी। हम अपने आप को प्रेरित करने के लिए इनकी बहुत सी वीडियोस या इनके जो भाषण है वो देखते रहते हैं, और ये कहते हैं कि जब आप सच्चे दिल से अपने किसी भी काम को समर्पित कर देते हो तो आपको आंतरिक शक्ति मिलती है और आपकी आत्मा में भी परमात्मा आ जाता है। दैट इज योगेंद्र यादव, अगेन अ परमवीर चक्र। यहां मैं आपको बता दूं कि योगेंद्र यादव साहब के शरीर में 15 गोलियां लगी थी। He had 15 bullets up his body. एंड जब ये फाइनल एज पे थे, इनके बहुत से साथी शहीद हो चुके थे, पाकिस्तान के कुछ जवान नीचे उतरे और यहां पता लगता है कि एक हिंदुस्तान सैनिक जो शहीद भी हो गया है, उसका खौफ भी कितना होता है पाकिस्तान वाले। हमारे शहीद जवानों के ऊपर भी उन्होंने आके 4-4, 5-5 गोलियां फायर करी। सूबेदार मेजर जोगिंदर साहब, उस समय ग्रेनेडियर जोगिंदर साहब लेटे हुए थे। अब इनको पता था कि इनके ऊपर भी फायर आ सकता है। उन्होंने जोगिंदर साहब के ऊपर भी 2 गोलियां फायर करी। पहली गरी बाजू पे लगी, दूसरी टांग पे करी। जाते जाते उसने सोचा इसके ऊपर एक और गोली मार देते हैं, और जोगिंदर साहब की छाती पे उसने गोली मार दी। अभी आप सोचेंगे कि साहब कैसे बच गए, तो यहां होता है जाको राके साइयां मार सके ना कोई। तो साहब जोगिंदर साहब को 22-23 दिन हो गए थे ऊपर नीचे हरकत करते हुए। उनकी पैंट फट गई थी, तो उनका जो पर्स था उन्होंने जेब से निकाल के यहां डाल लिया था। उस पर्स में 5-5 रुपए के सिक्के थे, 3-4। तो पर्स में सिक्का था, पर्स छाती की पॉकेट में था। उसने गोली मारी, वो पर्स के थ्रू सिक्के पे लगी। उसके पहले ये जब बैटल में से आ रहे थे तो उसी सेम टाइम पे चंद 1 घंटे पहले ग्रेनेड ब्लास्ट में इनके टांगों में ग्रेनेड के शेल लग चुके थे। फिर भी यहां पे ये कहते हैं कि जब आप अपनी अंतर आत्मा से किसी भी टास्क को सच्चे दिल से समर्पित कर दो तो आप में वो शक्ति आ जाती है, जबकि आपकी आत्मा के अंदर परमात्मा आ जाता है। वो सूबेदार मेजर जोगिंदर साहब, देन ग्रेनेडियर जोगिंदर यादव नीचे आया, सीओ साहब से मिला, तो पूछा जोगिंदर कैसे हो, तो जवाब आया सब ठीक है साहब, थोड़ी ठंड लग रही है बस। और इनके नीचे आने का मकसद यह था कि फर्स्ट हैंड रिपोर्ट मिले कि वहां हो क्या रहा है। एक्सक्यूज मी। तो सीओ साहब ने पूछा कि कुछ चाय पानी कुछ खाना चाहिए। कहता है साहब खाना नहीं चाहिए हमें, हमने 3 दिन में आधा पैकेट बिस्किट खाया है, अब तो सिर्फ हथियार और एमुनेशन चाहिए ताकि उनको उठा के बाहर फेंका जा सके। ऐसा जुनून कहां मिलेगा। यह है हमारी युवा शक्ति। इस तरह की फौज, इस तरह का डिसिप्लिन, इस तरह की मोटिवेशन और जज्बा हिंदुस्तान के अलावा किसी देश में नहीं। कैप्टन अनुज नायर
वो लिखता है कि मैं, उनकी डायरी के अंदर ये पेज में लिखा हुआ है कि आई एम नॉट दैट इररिस्पॉन्सिबल दैट आई विल डाई। मैं इतना गैर जिम्मेवार नहीं हूं कि मैं मर जाऊंगा। मैं इतना गैर जिम्मेवार नहीं हूं कि मैं अपनी कंट्री की तरफ ड्यूटी किए बिना मर जाऊंगा। आई एम नॉट दैट इररिस्पॉन्सिबल दैट आई विल डाई विदाउट फुलफिलिंग माई ड्यूटीज फॉर माई कंट्री। माई आर्मी एंड दिस कंट्री हैज सो मच फेथ इन मी, इट वुड बी अ मिस्टेक टू थिंक ऑफ डेथ दिस टाइम। मेरे देश का मेरे पे इतना विश्वास है कि इस समय मेरा मौत के बारे में सोचना गलत होगा। एंड जब तक मैं दुश्मन का लास्ट आदमी वहां से नहीं भगा सकता, तब तक मैं सांस लेता रहूंगा और मरूंगा नहीं, शहीद नहीं होऊंगा। यह है जज्बा। I think it's about time to wrap up a little, and I'm getting a signal that it's taking a little longer, but I would like to add here that this battle of Kargil operations, an operation called Op Vijay, the role of the Indian Army was absolutely commendable. The support of the Air Force was much worth appreciation, and an important action was done by the artillery of ours, which came into the direct role, and the Bofors did a wonderful job to fire like hell, give hell to the enemy. हमारे जब बोफर्स फायर करते थे तो दुश्मन को खदेड़ खदेड़ के उठाते थे, ताकि हमारी जो इन्फेंट्री है वो उनके और नजदीक तक जा सके। इस समय ये जो पहाड़ियां तोलोलेन, 0.5140, 4875, टाइगर हिल, ये लगातार एक एक यूनिट, एक एक इंडियन आर्मी की जो बटालियंस हैं वो फॉलो करती रही, और हमारे को इस जंग में विजय प्राप्त करने के लिए 527 हमारे मिलिट्री लीडर्स को शहीद होना पड़ा। यह इतिहास खून से लिखा गया। वो अलग बात है कि दुश्मन के हमने हजारों खत्म किए और उनके 4000 से ज्यादा हमने कैजुअल्टी कर दिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस समय हमारी मिलिट्री लीडरशिप और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, मैं जो अब बात बताने जा रहा हूं यह बहुत गौर से सुनने वाली बात है। उस समय हमारी मिलिट्री लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप दोनों ने डिसीजन लिया था कि जो एलओसी पे, जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे दुश्मन अपने बंकर छोड़ के लाइन ऑफ कंट्रोल का उल्लंघन करके हमारे पास आके बैठ गया है, हमारी जगह पे बैठ गया आके, तो हमने इसको उखाड़ के वापस फेंकना है, ना कि हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके आगे जाए। समझने वाली बात यह है दैट द इंडियन आर्मी डिड नॉट वायलेट द एलओसी एट ऑल, और उनके कुछ साल के इरादे, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन को 60 दिन में हमने उठा के वापस रख दिया। इसीलिए आज कारगिल का विजय दिवस मनाया जाता है। इरादा इनका नापाक था, और वो ये इरादा था कि कारगिल हाइट्स पे बैठेंगे, नेशनल हाईवे 1 जो कि कश्मीर से लद्दाख तक जाता है उसको कट ऑफ कर देंगे, एंड टू चोक इंडियन आर्मी फॉर द सप्लाईज एंड द लॉजिस्टिक्स विच वर टू बी taken on this highway. Our complete supply chain moves on this National Highway 1. तो बहुत बहुत मुश्किल वक्त था, लेकिन हमने, हमारे देश की सेना ने, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने और हमारे मिलिट्री लीडरशिप ने जो प्लानिंग करी, और जो हमारे युवा शक्ति ने, युवा लीडर्स ने ग्राउंड पे करके दिखाया, उसका तो अंदाजा कोई लगा ही नहीं सकता।
लेकिन वो बात होगी पुरानी। आज जब वो करेंगे तो मौका डिफरेंट है। आज की जो लीडरशिप है वो थोड़ी और समझ गई है कि इनके नाक पाक इरादे कितने हो सकते हैं, कितने खराब हो सकते हैं। तो आज ये हमारी तरफ आंख उठा के देखेंगे तो हम इनको सिर्फ वापस ही नहीं भेजेंगे, इनके घर पे जाके अंदर घुस के मार के फिर निकाल के। तो दैट्स अ डिफरेंट लीडरशिप। सो दे हैव टू डिसाइड नाउ कि आज हम कारगिल दिवस मना जरूर रहे हैं, लेकिन मैसेज जरूर दे रहे हैं कि दोबारा कोशिश ना करी जाए। विद दिस आई, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई कंक्लूड ऑन दी विजय दिवस एफर्ट। अदरवाइज ये वो चीज है कि हम बार बार जन्म लें, बार बार आएं और बोलते रहें, हिंदुस्तान की फौज की शहादत की गाथा कभी खत्म नहीं होगी। लैंसनायक बच्चन सिंह, सेकंड राजरिफ, तोलोलिंग की पहाड़ी को कब्जा करते वक्त शहीद हो गए। 19 साल के बाद उनका लड़का लेफ्टिनेंट हितेश कुमार उसी 2 राजपूताना राइफल में, उसी सेकंड बटालियन दी राजपूताना राइफल में कमीशन होकर वापस जाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, उस मां का जिगरा देखिए आप। ऐसी मां सिर्फ भारत में होती है। भारत मां में ही ये भारत मां होती है, जो ऐसे शूरवीरों को जन्म देती है कि जब उसका बच्चा 3 साल का होता है, उनके हस्बैंड की शहीदी की खबर आती है और 19 साल के बाद वो अपना लड़का तैयार करती है वही सेकंड राजपूताना राइफल में जाने के लिए। इससे बड़ी शहादत, इससे बड़ा सल्यूट एक मां को हम क्या दें। मेरा मैसेज यूथ को यही जाएगा कि ये वक्त है हमारे युवा को, हमारे यूथ को उठने का, कदम से कदम मिलाने का, वो जोश लाने का अपने आप में, अपनी फिजिकल मेंटल रोबस्टनेस को इतना बढ़िया करने का कि कुछ भी काम करो। जरूरी नहीं है कि आप फौज में आके ही अपनी देश की सेवा कर सकते हैं, आप किसी भी फील्ड में रहें। सिर्फ यह याद रखें कि आपको देश की तरक्की, देश की ग्रोथ कैसे करनी है और वफा निभानी है भारत मां से। उस माता की तरफ जो आपने योगदान देना है, उसको सोच सोच के आपने आगे तरक्की करनी है। हम छोटे होते थे तो सिखाया जाता था, हमारे को मोटिवेशन करने के लिए, हमारा हौसला अफजाई करने के लिए बताया जाता था कि गिरते हैं शहसवार मैदाने जंग में, वो तिफिल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। तो इस समय युवा का टाइम आ गया है थोड़ा सा रिस्क लेने का, थोड़ा सा कैलकुलेटिव रिस्क लेने का, आगे बढ़ने का, कूदी लगाने का, चांस लेने का। तभी देश की तरक्की होगी। और दूसरा कहते थे, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा हर बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। सो दिस इज द टाइम फॉर द यूथ टू डेवलप देयर स्किल सेट सो मच कि भगवान भी आपसे पूछ ले कि बेटा बता तेरी रजा क्या है। आप अपने आप को इतना अच्छा बनाइए, इतना टैलेंटेड बनाइए कि देश को आप पे नाज हो। यहां पे मैं विजय दिवस की बात अपने शहीदों को, उनकी विजय गाथा को मद्देनजर रखते हुए हाथ जोड़ के नमन करता हूं कि भारत मां की गोद में भारत की माताएं ऐसे ऐसे शूरवीर पैदा करती रहें कि कोई दुश्मन आंख उठा कर ना देख सके हमारी तरफ। जय भारत, जय हिंद। अब मैं चंद एक लाइनें आपको बताऊंगा कि हमारे साथ हितेश भाई हैं।
इनका एक मुहिम है, इनका एक मिशन है जो कि जुड़ा हुआ है कि तेरा तुझको अर्पण। इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि जो कोरोना का एनवायरनमेंट रहा, इसमें इन लोगों ने और इनकी संस्था ने इकट्ठे मिलकर, इनकी टीम ने 4 से 5 लाख से ज्यादा फेस मास्क, करीब 20,000 से ज्यादा खाने के पैकेट्स, पीपीई किट्स, ग्लव्स और दूसरी सेफ्टी प्रिकॉशन के जो आइटम्स थे वो लगातार बांटते गए। और अभी भी इनका यह कार्यक्रम जारी है कि किसी भी तरह से यहां पे इस महामारी को बढ़ने से रोका जाए। साथ ही इन्होंने थोड़ी सूट की जो पाउडर्स होते हैं वो हजारों की तादाद में बांटे हैं ताकि बुजुर्गों की, बच्चों की और युवा की जो इम्यूनिटी है वो बढ़े। इसके अलावा इन्होंने एनिमल हस्बेंड्री, स्पेशली गौशाला के लिए, चाहे उनका चारा हो, चाहे उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो, चाहे उनकी सेहत के बारे में कार्यक्रम कराना हो, वो इतनी तहे दिल से करी है कि बड़ा ही वो प्रशंसाजनक है और काबिल तारीफ है। इस टाइम पे जबकि खेडूत के पास चंद एक गाय रह जाती हैं, अपने पास थोड़ी सी जमीन रह जाती है, इस समय गौशाला को और इस तरह का काम में थोड़ी हेल्प मिल जाए उनको, तो इनका बच्चों का हौसला अफजाई बढ़ जाती है। तो इसके लिए साहब हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका कि आपने ये जो इतना बढ़िया काम किया है टुवर्ड्स द कोरोना एंड फॉर द एनिमल हस्बेंड्री। एंड इसके साथ साथ ही तेरा तुझको अर्पण एक जो अभियान इन्होंने चलाया है, दिस इज प्राइमरीली फॉर द यूथ, कि किस प्रकार हम अपने युवा को आत्मनिर्भर बना सकें। तो 4-5 एजेंडा के साथ ये लोग चल रहे हैं। पहला कि आत्मनिर्भरता पे चलें, दूसरा एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएं, तीसरा इस प्रकार का काम की प्लानिंग करें कि हमारा युवा 1-2 साल की प्लानिंग ना करे, 5 साल 10 साल के आगे की प्लानिंग करे। और साथ ही में इन्होंने प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में जो कोरोना में मदद मिल सकती थी, लोगों को प्रेरित किया कि आप ज्यादा से ज्यादा उसको यूज करें ताकि आपको लाभ हो। साथ ही ये जो यूथ प्लान है उसमें ये मैक्सिमम यूथ को पार्टिसिपेट कराना चाहते हैं ताकि उनको अपनी आत्मनिर्भरता हो जाए। इस मुश्किल वक्त में जो ये इनका प्रोग्राम है वो बहुत बहुत काम आएगा। अगर युवा शक्ति आगे बढ़ जाएगी तो हमारे देश को चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। जो तो युवा आत्मनिर्भर हो सकते हैं उनकी तो ये बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। साथ ही वो स्टूडेंट्स जो कि इस समय युवा शक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, इस समय उन्होंने उनके कैरियर डेवलपमेंट का प्रोग्राम बहुत ही आला दर्जे का शुरू किया हुआ है। मेरी कुछ देर पहले इनसे बात हो रही थी कि हम कुछ ऐसा करें कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाएं जो कि मतलब इस यूथ को, इस युवा को इस प्रकार से ट्रेन करे कि हमारे देश की तरक्की के लिए, हमारे देश की ग्रोथ के लिए किस प्रकार से ये युवा अपना योगदान दे सके। यहीं पे मैं समाप्त करूंगा सिर्फ एक लाइन और बोल के कि हमारा जो हिंदुस्तान की फौज है, हमारा जो मोटो है, इट इज वेरी सिंपल, दैट द सेफ्टी, ऑनर, वेलफेयर ऑफ द कंट्री comes first, always and every time. Honor, welfare and comfort of the men you command comes next. Your own ease, comfort and welfare comes last, always and every time. यह है हमारी हिंदुस्तान की लीडरशिप का एक मोटो। और साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा एंड में, वंद कहां तक पाला जाए, वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए।
वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। राणा का वो संज फेंक, राणा का वो संज फेंक, जहां तक भाला जाए। दोनों तरफ लिखा हो भारत, दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। आई रिपीट, वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। राणा का वो संज फेंक, जहां तक भाला जाए। दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। जय हिंद, जय भारत। ખૂબ ખૂબ આભાર કર્નલ MS જોહર સાહેબ। આજે કારગિલ વિજય દિવસ નિમિત્તે વિજય શૌર્ય ગાથા આપણી વચ્ચે કર્નલ MS જોહર સાહેબે મૂકી અને જે રીતે આપણા જવાનો, આપણી સેના જે આપણા દેશની, આપણી સરહદ ઉપર આપણી સૌની રક્ષા કરી રહી છે, એની સમગ્ર વિજય ગાથા અને ખાસ કરી અને આજના દિવસે સૌપ્રથમ તો હું સેનાને વંદન કરું છું, એ શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પું છું અને વંદન કરું છું કે આપ પોતાનો ઘર પરિવાર મૂકી અને જે દેશની મા ભૌમની રક્ષા કરી રહ્યા છો, આપ જ્યારે ત્યાં જાગો છો અને અમે અહીંયા ત્યારે શાંતિથી સૂઈ રહ્યા છીએ। ઠેઠ કાશ્મીરથી આજે કચ્છ જ્યારે કર્નલ સાહેબ આવ્યા છે ત્યારે એમણે સમગ્ર આ વિજય ગાથા કહી। આવા મહાન લોકોના કારણે આજે આપણો દેશ સલામત છે। એ વખતેના વડાપ્રધાન શ્રી અટલ બિહારી વાજપેયીજી અને આજના વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી ત્યારે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આપણો દેશ સલામત છે, આપણી સરહદ સલામત છે, આપણે સૌ સલામત છીએ। અને ત્યારે આજના દિવસે આજે સમગ્ર દેશ જ્યારે ગૌરવ લે છે, એવા વિજય દિવસે જ્યારે અમને પણ, અમારી સંસ્થાને પણ માનનીય કર્નલ સાહેબ, જોહર સાહેબ, આપનો જે આ મોકો મળ્યો છે તે બદલ હું અમારી સમગ્ર ટીમ વતી અને કચ્છની જનતા વતી આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું। થેન્ક યુ વેરી મચ। આપ જ્યારે આવું ગૌરવ વધારી અને રિટાયર થઈ અને કચ્છની સેવા કરવા આવ્યા છો ત્યારે આપનું જે સ્વપ્ન છે કે અહીંયા કંઈક ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ખુલે, અમારું પણ સપનું છે કે એક સેનાની, એક સૈનિક સ્કૂલ ખુલે અને એ માટે આપણે સૌ સાથે મળી અને પ્રયત્ન કરશું। કેમ કે કચ્છ છે એ પાકિસ્તાનની જે આ બોર્ડર છે, આ કચ્છ છે ભારતની સરહદ ઉપર આવેલું છે, ત્યારે અહીંયાના યુવાનો ખૂબ, કચ્છના યુવાનો જાગૃત છે અને આ સમગ્ર મુહિમમાં સમગ્ર કચ્છના યુવાનો આપની સાથે છે, આ દેશની સાથે છે। આ દેશને જ્યારે જ્યારે જરૂર પડી છે ત્યારે કચ્છનું આ માધાપર પણ ગામ એવું છે કે જે વિરાંગનાઓ છે એ વિરાંગનાઓએ 1971ના યુદ્ધમાં કરી બતાવ્યું હતું। ત્યારે આપણે સૌ સાથે મળી આ ભારત માતા કાજે મરી મીટીએ। ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ। અને આજે આ અવસર ઉપર આપણે જોહર સાહેબનું સાલથી સન્માન કરશું કે આજે અમને મોકો મળ્યો છે કે આપના પગલા અમારે અહીંયા માધાપર, અમારા પ્રાંગણમાં, અમારી ઓફિસમાં થયા છે, ત્યારે અમે ધન્યતા અનુભવીએ છીએ અને આપને ખૂબ ખૂબ વંદન કરીએ છીએ। અને સાથે સાથે બધા જ સૈનિકોને પણ વંદન, શહીદોને ખૂબ ખૂબ શ્રદ્ધાંજલિ અને આ સૈનિકો અને શહીદોની માતાઓને પણ મારા તરફથી ખૂબ ખૂબ વંદન। ભારત માતા કી જય। જય જય ગરવી ગુજરાત। एक पॉइंट मैं आपको आई वांट टू हाईलाइट हियर कि ये जो युवा शक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हमारे पास हितेश भाई एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स है कच्छ में, जिसके कि प्रेसिडेंट है राजेश भट्ट साहब। और राजेश भाई भट्ट की तरफ से ये काफी अभियान हो रहा है कि किस प्रकार से हम साथ में आपके जुड़े। और साथ ही में एक इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी हितेश भाई बन गया है, जिसका नेतृत्व संजय भाई जनचल न्यूज वाले कर रहे हैं। तो वो एक ऐसा मिलके काम होगा कि हम कच्छ के यूथ को एक नए दर्जे पे ले जाएंगे। और यहां पे मैं कच्छ को सलाम करना चाहूंगा जरूर बड़े तहे दिल से कि जो भी यहां पे आता है
शुरू में शायद उसको लगता है कि पता नहीं कहां आ गया, लेकिन यहां पे जो माता रानी की कृपा है, जो यहां पे माता रानी के दर्शन होते हैं, वो एक स्पिरिचुअलिटी मिलती है, उसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो इस समय बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। और साथ ही में याद आता है जब नरेंद्र मोदी साहब ने लालन कॉलेज से पहला आवाज उठाई थी कि लालन से कॉलेज से लाल किला तक, और उन्होंने अपने भाषण में कहा था उस समय कि अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है तो इतना समझ लेना कि यह कोशिश दोबारा नहीं करना। आज हमें गर्व है कि अगर दुश्मन उस गलती का एहसास करना चाहता है दोबारा, तो उसके घर में घुस जाके आवाज सुनाई जाती है। अभिनंदन करते हैं इतने लीडर्स का जो कि इतना ज्यादा हौसला अफजाई कर देते हैं कि आगे बढ़ने का जोश आता है। जय हिंद, जय भारत। कच्ची साल से हम आपका अभिवादन करते हैं। खूब खूब आभार।